उंगली से इशारा करें। कल्पना करें कि आप रक्का के एक गर्म बाजार में हैं। आप हाथ से पसीना पोंछते हैं और अनजाने में अपनी तर्जनी उठा लेते हैं। उसी समय लोग आपकी ओर देखते हैं और कोई पास आता है। अब बहुत देर हो चुकी है। आईसिस के क्षेत्र में यह इशारा करना आपकी मौत को मोहरबंद कर सकता था। इस्लाम में जिसे तौहीद के रूप में जाना जाता है, वह ईश्वर की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। सदियों से यह एक शांतिपूर्ण इशारा रहा है जो प्रार्थनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों में प्रकट होता है। आपने फुटबॉल खिलाड़ियों को भी देखा होगा, गोल करने के बाद यह इशारा करना। हालांकि सब कुछ बदल गया जब इस्लामिक स्टेट ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। 2014 से 2019 तक आईएसआईएस ने इराक और सीरिया के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और इस दौरान उन्होंने इस इशारे को बदल दिया। खिलाफत के लिए पूर्ण निष्ठा का एक प्रतीक। इसे निष्पादन, हमलों और सार्वजनिक परीक्षणों के वीडियो में दिखाया गया था। मोसुल की सड़कों पर इसे न उठाना आपको काफिर के रूप में चिन्हित कर सकता है और इसे गलत तरीके से उठाना गद्दार के रूप में, और यहीं से चीजें वास्तव में गंभीर हो जाती थी। तुम्हें केंद्रीय चौक पर घसीटा जाता और पत्थरों से मारकर तुम्हारी जान ले ली जाती, या कैमरे के सामने तुम्हारा सर कलम कर दिया जाता, अक्सर भीड़ में खड़े बच्चों के सामने। कुछ मामलों में तुम्हें वास्तव में यह करने की आवश्यकता भी नहीं होती थी। एक शिकायत पर्याप्त होती थी। कोई मुकदमा नहीं था, कोई बचाव नहीं था, केवल सजा सुनाई गई। यहां तक कि आज भी उन क्षेत्रों के बाहर इस उंगली को उठाना संदेह पैदा कर सकता है, क्योंकि भले ही इसका मूल अर्थ आध्यात्मिक था, आईएसआईएस के बाद वह इशारा इसे एक खतरे के रूप में देखा जा सकता है। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि यह इतिहास में पहली बार नहीं था कि एक सरल कार्य आपकी जान ले सकता था। सदियों पहले शाही चीन में सम्राट के सामने थूकने जैसा साधारण कार्य आपका भविष्य तय कर सकता था। मिंग और किंग वंशों के दौरान सम्राट केवल एक राजा नहीं था, वह स्वर्ग का पुत्र था, लगभग दैवीय आकृति। उसकी उपस्थिति ने मौन, समर्पण और धार्मिक अनुष्ठान की मांग की। हर आंदोलन सही होना चाहिए था, हर शब्द को सावधानी से चुना जाना चाहिए था और कोई भी गलती एक चुनौती के रूप में देखी जाती थी। और थूकना, यहां तक कि गलती से सबसे बुरी चीज थी जो आप कर सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह सम्राट के लिए नहीं था या यह बीमारी या घबराहट के कारण था। इसे असहनीय अवमानना का प्रदर्शन माना जाता था। गार्ड किसी स्पष्टीकरण की उम्मीद नहीं कर रहे थे। वे आपको तुरंत पकड़ लेते, आपको महल से बाहर खींचते और कुछ ही घंटों में आपका निष्पादन कर देते। कभी कभी सिर काटकर, कभी सार्वजनिक यातना द्वारा, प्रतिशोध के रूप में नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए चेतावनी के रूप में। और जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती थी। अगर कोई करीबी, सुरक्षा गार्ड, नौकर या अधिकारी समय पर इशारा नहीं रोक पाता तो उसे भी सजा मिलती थी। एक ही अनजाने में किया गया हरकत 5 या 6 लोगों को साथ में खींच सकता था। आज थूकना बस एक अशिष्टता है, लेकिन निषिद्ध शहर में सदियों तक यह अनजाने में आपकी मौत की सजा पर हस्ताक्षर करने का एक तरीका था। और यह केवल चीन तक सीमित नहीं था। प्राचीन मिस्र में एक और अधिक सूक्ष्म इशारा एक जीवित देवता के क्रोध को भड़का सकता था। फराओ की ओर उंगली से इशारा करना। प्राचीन मिस्र में फिरौन को राजनीतिक नेता नहीं माना जाता था, उसे एक देवता माना जाता था, होरस का अवतार, जिसे जीवन, मृत्यु और परलोक पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था। इसलिए उसकी ओर उंगली दिखाना अकल्पनीय था। एक छोटा सा इशारा, सही, लेकिन इसे दिव्य अपमान के रूप में देखा जाता था। ब्रह्मांड के पवित्र क्रम के प्रति एक अपमान। औपचारिक सुनवाई या सार्वजनिक समारोहों के दौरान किसी भी उपस्थित व्यक्ति को फिरौन की आंखों में सीधे देखने या बिना अनुमति के बात करने की अनुमति नहीं थी। प्रोटोकॉल कठोर और गहन रूप से आध्यात्मिक था। यहां तक कि पुजारी भी भगवान राजा की पीठ नहीं दिखाने के लिए पीछे की ओर चलकर हट जाते थे। लेकिन अगर कोई विदेशी, गुलाम या यहां तक कि कोई अनजान रईस भी फिरौन की ओर उंगली उठाता था तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। सजा आमतौर पर तत्काल मृत्यु होती थी, अक्सर गला घोंटकर या भाले से मारकर, कथित गंभीरता के अनुसार। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार यहां तक कि बच्चे भी सुरक्षित नहीं थे। बच्चों की फांसी के रिकॉर्ड मौजूद है। कुछ देशों में जेस्चर जो अपमानजनक माने जाते हैं। वहीं स्टालिन के सोवियत संघ में एक जेस्चर था जो सीधा आपको राज्य का दुश्मन बना सकता था। पवित्र क्रॉस का संकेत। आप 30 के दशक के मास्को की किसी भी सड़क पर हैं। फिर एक बुजुर्ग एक चर्च के सामने से गुजरते हैं और अपनी आस्था के सम्मान में क्रॉस का संकेत करते हैं। अगले दिन वह बुजुर्ग बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। 1917 की क्रांति के बाद सोवियत शासन ने धर्म को नक्शे से मिटाना शुरू कर दिया। बंद चर्च, प्रताड़ित पादरी और नष्ट किए गए प्रतीक। लेकिन स्टालिन के अधीन वह दमन पूर्ण रूप से हो गया। जनता के सामने, स्कूल में, अंतिम संस्कार में या यहां तक कि अपने घर की मेज पर क्रॉस का संकेत बनाना पर्याप्त था कि आपको प्रतिक्रियावादी या जनता का दुश्मन कहा जाए। सबूतों की जरूरत नहीं थी।
एक गवाह काफी था। सजा का इंतजार नहीं होता था, एक रात आपको आपके घर से ले जाया जाता था। यह गुलाग हो सकता था, एक फांसी या पूछताछ के दौरान मौत। आपके परिवार को शायद ही कभी पता चलता कि क्या हुआ था, और अगर वे पूछते तो उनका भी वही हाल हो सकता था। बच्चों को निगरानी के लिए शिक्षित किया जाता था। कुछ अपने माता पिता की रिपोर्ट करते थे जब उन्होंने क्रॉस का चिन्ह बनाया, क्योंकि उंगलियों का वह प्राचीन ईसाई प्रतीक एक राजनीतिक विधर्म बन गया था। आज यह एक छोटा सा इशारा लगता है, लेकिन स्टालिनवादी सोवियत संघ में यह आस्था में लिपटी एक सजा थी। किसी रईस के सामने टोपी नहीं उतारना। सोचो कि तुम मध्य युग में एक पत्थर की गली से चल रहे हो। तुम सीधे सिर उठाए बिना ज्यादा ध्यान दिए चल रहे हो। अचानक एक समूह आदमी छोगे पहने हुए तुम्हारे पास आता है। उनमें से एक आपको घूरता है, लेकिन आप कुछ नहीं करते, न तो अपनी टोपी उतारते हैं और न ही रुकते हैं। कुछ सेकंड बाद आप जमीन पर होते हैं। एक गार्ड ने अपनी तलवार की मूठ से आपको मारा है। तुम्हारा खून बह रहा है, तुम चिल्ला रहे हो। कुछ लोग जो तुम्हारे पास से गुजर रहे थे उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। अन्य लोग ये देखने के लिए रुक गए कि तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें किस सजा का हकदार माना गया है। किसी कुलीन व्यक्ति के सामने टोपी न उतारना सिर्फ शिष्टाचार की कमी नहीं थी, ये एक चुनौती थी, एक खुली उकसावे की कार्रवाई। मध्यकालीन यूरोप में सिर को ढकना अधीनता का संकेत था, ये मानना कि आप नीचे हैं। सजा उस कुलीन व्यक्ति के मूड पर निर्भर करती थी, एक थप्पड़, गिरफ्तारी या एक द्वंद्व जिसमें आपके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। कई मामलों में आप सार्वजनिक रूप से मरते थे, कीचड़ के बीच और घबराई हुई हंसी के बीच में। यहां तक कि नौकरों को भी इसे सटीकता से करना पड़ता था। दोनों हाथों से टोपी उतारना, झुकना और आंखों में देखने से बचना, यह सब एक सख्त प्रोटोकॉल का हिस्सा था। एक कदम भी छोड़ देना आपकी जुबान या सिर की कीमत चुका सकता था। एक गलत इशारा और आपका नाम हमेशा के लिए रिकॉर्ड से मिट सकता था। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह चरम था, तो जापान के सामंती काल में कुछ डिग्री अधिक झुकना भी देशद्रोह के रूप में माना जा सकता था। जापानी सम्राट को सही ढंग से झुककर प्रणाम न करना। कल्पना कीजिए कि आप मध्ययुगीन जापान में हैं। आपको देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सम्राट से मुलाकात का अवसर मिला है। आप एक शांत हॉल से होते हुए उनके पास जाते हैं। आप रुकते हैं और अपना सिर झुकाते हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं। रक्षक इसे नोटिस करते हैं और आपके लिए गलती पहले से ही अपरिवर्तनीय है। शोगुनाटो के जापान में सम्राट, यद्यपि उसके पास कम राजनीतिक शक्ति थी, एक पवित्र व्यक्ति था। देवताओं का वंशज और उसकी उपस्थिति एक आदर्श श्रद्धांजलि की मांग करती थी। झुकना ही काफी नहीं था, कोण, अवधि, हाथों की मुद्रा, सब कुछ पूरी तरह से नियमित था। एक छोटी सी गलती का मजाक, घमंड या चुनौती माना जा सकता था, और सजा प्रतीकात्मक नहीं थी। समय के अनुसार यह निर्वासन, यातना या तत्काल निष्पादन हो सकता था, कभी कभी निजी में और कभी कभी पूरे दरबार के सामने। समुराई के बारे में ऐसे रिकॉर्ड हैं कि जब वे झुकाव में असफल रहे तो उन्होंने अपनी गलती को धोने के लिए तुरंत सेप्पुकु का अभ्यास किया। और अन्य और भी क्रूर कहानियां किसानों के बारे में बताती हैं, जिन्हें एक जुलूस के सामने पर्याप्त रूप से न झुकने के कारण मार दिया गया था, यह जाने बिना कि सम्राट अंदर था। सही तरीके से झुकना जीवन और मृत्यु का सवाल था, क्योंकि उस दुनिया में मिलीमीटर की एक गलती आपका भाग्य तय कर सकती थी। और सदियों बाद एक अन्य महाद्वीप में एक विचारधारा भी पूर्ण इशारों की मांग करेगी। उनमें से एक, जितना प्रतीकात्मक उतना अनिवार्य, यह तय करने तक आ गया कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा। नाची सलाम, तुम जर्मनी में 1938 में हो। आप सड़क पर चल रहे हैं, एक मार्च सुनते हैं और अचानक आपके आसपास के सभी लोग एक साथ अपना दाहिना हाथ उठा लेते हैं। और आप, क्योंकि आप सड़क पर चल रहे थे और इस तरह के वीडियो सुन रहे थे, आप इसे करना भूल जाते हैं और कोई आपको देख लेता है। देखिए, नाजी सलाम मात्र औपचारिकता नहीं थी, यह फ्यूरर और तीसरे राइच के प्रति सार्वजनिक वफादारी की घोषणा थी। किसी अधिकारी, सैनिक या यहाँ तक कि नाजी ध्वज के सामने ऐसा नहीं करना विश्वासघात था। गेस्टापो को उस इशारे के लिए हजारों शिकायतें मिलती थीं। पड़ोसी, सहकर्मी या यहाँ तक कि बच्चे भी उन लोगों की रिपोर्ट करते थे जो इसे नहीं करते थे। सजा अलग हो सकती थी, नौकरी से निकालना, पूछताछ, जेल या सीधे सीधे बिना वापसी के एक यातना शिविर की यात्रा। गांवों और शहरों में माहौल पूरी निगरानी का था। किसी भी जगह पर या भाषण के दौरान हाथ न उठाना आपको संदिग्ध बना सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या आपने इसे आते नहीं देखा। यहां तक कि सेना में भी यदि आप बिना जोश के या गलत तरीके से सलामी देते तो आपको कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ सकता था। अस्पष्टताओं के लिए कोई जगह नहीं थी। आप या तो उनके साथ थे या उनके खिलाफ। आज कई देशों में नाजी सलामी करना अपराध है, लेकिन तब ऐसा करने से मना करने पर आपको स्वतः ही राज्य का दुश्मन बना देता था। और अगर वह इशारा पूरी निष्ठा की मांग करता था, तो दुनिया के विपरीत छोर पर एक और इशारा था जो मौन के माध्यम से समर्पण की मांग करता था, मुट्ठी उठाना। फ्रैंको की तानाशाही के दौरान युद्ध के बाद के स्पेन में मुट्ठी बंद करके उठाना एक घातक उकसावा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप इसे आदत से, विचारधारा से या बस गलती से करते थे। यह इशारा, जो श्रमिक आंदोलन, साम्यवादी और गणराज्यवादी से जुड़ा था, शासन के लिए एक सीधी धमकी के रूप में देखा जाता था।
दमन क्रूरतापूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से होता था। जो लोग विरोध, अंतिम संस्कार या यहाँ तक कि किसी गाने के दौरान भी मुट्ठी उठाते थे, उन्हें दर्ज किया जाता था, पीटा जाता था, जेल में डाल दिया जाता था और अक्सर बिना मुकदमे के फांसी दे दी जाती थी। 1940 और 1950 के दशक में फ्रैंको की पुलिस मुट्ठी उठाए लोगों की तलाश में पूरे मोहल्लों को खंगालती थी। कई लोग सिर्फ 1 सेकंड के इशारे के लिए गायब हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ तक कि अस्पष्ट रूप से हाथ उठाना भी पूछताछ के लिए पर्याप्त था। एक मुट्ठी उठाना आपको अपने ही देश के भीतर एक दुश्मन, एक लाल के रूप में चिह्नित कर देता था। दशकों बाद भी तानाशाही के अंतिम वर्षों के दौरान यह इशारा खतरे से भरा हुआ था। गुप्त प्रदर्शनों में कई लोग इसे उठाते थे, ये जानते हुए कि शायद वे घर वापस नहीं आएंगे। राजशाही की अवहेलना। जोसेन वंश के दौरान सामंती कोरिया में प्रोटोकॉल केवल शिष्टाचार का मामला नहीं था। यह एक अनलिखित कानून था जो सामाजिक जीवन, राजनीति और जीवित रहने को संगठित करता था। उस प्रणाली में एक पवित्र नियम मौजूद था, कभी भी शाही सदस्य की ओर पीठ नहीं करना। जब अधिकारी राजा के साथ बैठक समाप्त करते थे तो वे मुड़ते नहीं थे, बल्कि पीछे की ओर चलते हुए चुपचाप बिना नजर उठाए बाहर निकल जाते थे। मुड़ना अकल्पनीय था, यह एक गंभीर अपमान माना जाता था, राजा की छवि के प्रति एक अपमान जो मजाक या चुनौती के रूप में देखा जा सकता था। परिणाम इतने कठोर और मनमाने होते थे, कुछ को उनके पदों से हटा दिया जाता था या निर्वासित किया जाता था, जबकि अन्य को अपमान के लिए फांसी दी जाती थी। चाहे इशारा जानबूझकर हो या केवल एक साधारण भूल, यह पर्याप्त था कि किसी ने अदालत से इसे देखा हो और इसकी सूचना दी हो। महल के नौकरों को बचपन से ही किसी भी गलती से बचने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। वे अपने आप को छायाओं की तरह पीठ के बल, बिना कभी शरीर के पीछे वाले हिस्से को किसी राजसी व्यक्ति के सामने दिखाई दिए बिना चलने की कला सीखते थे। हर कदम का अभ्यास होता था, हर चूक पर सजा मिलती थी, एक अनैच्छिक मोड़, और आप एक पल में अपनी नियति को मुहरबंद देख सकते थे। साम्राज्य में रोमन सलामी न करें। रोम साम्राज्य में वफादारी का कसम हाथ उठाकर खाई जाती थी। इसका उत्पत्ति सैन्य शपथों से होती है, जहां सैनिक हाथ उठाकर साम्राज्य के प्रति आज्ञा पालन का वचन देते थे। समय के साथ यह इशारा संस्थागत बन गया और सार्वजनिक समारोहों, परेडों और यहां तक कि सम्राट की प्रतिमाओं के सामने से गुजरते समय भी अनिवार्य हो गया। रोमन सलाम, दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर हथेली सामने की ओर रखना, एक अनिवार्य इशारा था। ऐसा नहीं करने को सिर्फ अभद्रता नहीं माना जाता था, यह सीजर की दिव्य शक्ति का इनकार था और रोम में इसे देशद्रोह माना जाता था। सजा स्पष्ट थी। कभी कभी सैनिक भीड़ में से अपराधी को बाहर निकालते और उसे तुरंत गोली मार देते। कई बार जांच होती और कुछ दिनों बाद व्यक्ति गायब हो जाता, निर्वासन में भेज दिया जाता या आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया जाता। साम्राज्य के प्रांतों में जहां अधिकार को लगातार मजबूत किया जाना था, निगरानी और भी सख्त थी। सही समय पर हाथ न उठाना एक सूची में आपका नाम जोड़ सकता था, और जब ऐसा होता तो एक सेंटूरियन बिना किसी चेतावनी के आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता था। हाथ न उठाना संदेह उठाता था, और अगर सीजर को पता चलता तो बचाव की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि रोम में यह इशारा केवल आज्ञा पालन नहीं था, यह प्रणाली के भीतर जीवित रहने का एक तरीका था। कोरिया के उत्तर में स्वतंत्रता का संकेत करना, दुनिया के लगभग किसी भी हिस्से में अंगूठा उठाना या विजय का संकेत देना का अर्थ खुशी, विजय या बस सहानुभूति हो सकता है, लेकिन उत्तर कोरिया में यह आपकी जान ले सकता है। किम शासन के तहत हर शारीरिक अभिव्यक्ति को अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता है। पश्चिमी संस्कृति से जुड़े इशारे यहां निषिद्ध हैं और उनका प्रदर्शन दुश्मन की प्रचार सामग्री के रूप में समझा जा सकता है। एक देश में जहां आप अपने कपड़े, अपनी बात या अपनी राय नहीं चुन सकते, एक साधारण हाथ की हरकत आपको गायब करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। पर्यटकों को विक्ट्री का वी बनाते हुए फोटो खिंचवाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उत्तर कोरियाई नागरिकों को गलत समय पर मुस्कान के लिए श्रम शिविरों में भेजा गया है। यहां तक कि एक आधिकारिक चित्र की उपस्थिति में हंसना भी विद्रोह का कार्य माना जा सकता है। कई बार यह केवल एक बहाना होता है। एक ऐसी व्यवस्था में जहां निगरानी लगातार होती है और डर राज्य की नीति है, किसी भी विवरण का आपके खिलाफ उपयोग किया जा सकता है और कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। इस प्रकार की सामग्री का समर्थन करना न भूलें, सदस्य बने और इस अन्य बहुत ही दिलचस्प वीडियो को देखें जो आपको पसंद आएगा।